हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लाया हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वन शॉट वीडियो। ये करीब 80 मिनट्स का लेक्चर है। यस, 80 मिनट के लेक्चर में मैं पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करूंगा इन डेप्थ के अंदर। देयर आर अराउंड 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हर अकाउंट स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए। देखो, जैसे इंग्लिश में विदाउट ग्रामर सेंटेंस नहीं बन सकता, वैसे ही अकाउंट बिना इस प्रिंसिपल को जाने नहीं बन सकता। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों उसको अपन फॉलो करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपन इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। देखो, ये अगर आपने 80 मिनट का लेक्चर देख लिया तो मेरी गारंटी है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको झट से कर लोगे। भले ही आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या साइंस को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? सो स्टूडेंट, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो, पूरी दुनिया में हजारों लाखों कंपनीज हैं। अब एक बात बताओ, हर कंपनी अपना अकाउंट बनाती है। इंडिया में भी हजारों कंपनी है, रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, हर कंपनी अपना अकाउंट बनाती है। सोचो कि रिलायंस कुछ अलग रूल फॉलो कर रही है, विप्रो कुछ अलग रूल फॉलो कर रही है, इन्फोसिस कुछ अलग ही अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रही है। तो भाई साहब, हम कंपेयर कैसे करेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है? भाई हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि भाई रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस सब एक ही रूल फॉलो करेंगी, तो ही तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ भैया रिलायंस अच्छी लग रही है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, या इन्फोसिस अच्छी लग रही है, विप्रो अच्छी लग रही है। तो अगर सारी कंपनी एक ही रूल फॉलो करेंगी या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए वही फॉलो करेगी, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ इस कंपनी का इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करती है, हम कोई गाइडलाइंस बनाते हैं। दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और द गाइडलाइन डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एक कंपनी है रिलायबल लिमिटेड। अब उसका प्रॉफिट 2021 के अंदर आया 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 100 करोड़। और वो फॉलो करती है मेथड एफएलएम मेथड। एफएलएम मेथड अलाउड है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का मेथड है, ठीक है। अब एफएलएम मेथड फॉलो किया तो प्रॉफिट आया 100 करोड़। अगले साल उसका 2022 में उसका प्रॉफिट आया 120 करोड़, पर उसने मेथड थोड़ा चेंज कर लिया, WDV मेथड आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको ये मैं नहीं बताऊं तो आप देखोगे ना, 100 करोड़ का 120 करोड़ रुपए हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि ये कंपनी अच्छी है। आपके मन में आएगा ना, यार 100 का 120 करोड़ प्रॉफिट हो गया, कंपनी अच्छी तरह ग्रो कर रही है। पर आपने एक बात नोट की है, यहां पे एफएलएम फॉलो कर रही है, यहां पे WD फॉलो कर रही है, उसने रूल्स भी चेंज कर लिए। यहां पे अलग रूल, यहां पे अलग रूल, रूल्स भी चेंज हो गए, तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी भी तो चेंज होगी। अगर वो सेम रूल फॉलो करती, यहां पे भी सेम रूल और यहां पे भी सेम रूल, तब क्या होता? अगर वो सेम रूल फॉलो करती, यहां पे भी एफएलएम, यहां पे भी एफएलएम, तो हमने देखा इस साल तो प्रॉफिट 100 करोड़ था ही, अगले साल उसका प्रॉफिट एक्चुअली 90 करोड़ हुआ, अगर वो सेम रूल। तो इसका मतलब है कि भैया ये तो कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना, आपकी एकदम बल्ब जल जाएगा, अच्छा ये कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है, जस्ट बिकॉज उसने कोई रूल चेंज किया और उसका प्रॉफिट 100 से 120 हो गया। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, लोगों को बेवकूफ बनाना हो रहा कि मैं रूल चेंज करता हूं और मैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देता हूं। ऐसे तो हर कंपनी करने लग जाएगी, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा वो मैं रूल फॉलो करूंगा। ऐसे नहीं होता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने कुछ एक रूल्स बना रखे हैं। तो दीज आर द यूनिफॉर्म रूल जो हर कंपनी को फॉलो करने हैं। हाँ, रूल्स अपन चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल, पर मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मन आया कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो मैं ये रूल फॉलो करूंगा। तो इंस्टीट्यूट जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट मिलके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई है टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग
प्रिंसिपल फीचर्स होते हैं सबसे पहले कि ये एक मैन मेड है। मैन मेड का मतलब होता है कि ये हम लोगों ने ही बनाया है। These are the man made and derived from experience and the reason। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई भगवान ने बनाया, नहीं ये हमने बनाया। अरे साइंस में फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, वो तो भैया फिक्स है, वो तो भगवान ने बनाया कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो भैया वाटर बन जाएगा। बट ये मैन मेड है, ये हम लोगों ने बनाया है, अकाउंटेंट्स ने बनाया है, इंस्टीट्यूट्स ने बनाया है, गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है, ये रूल्स बनाए हैं। जैसे ट्रैफिक का रूल नहीं है, ग्रीन लाइट होगी तो चलेंगे, रेड लाइट होकर रुकेंगे, यहाँ पे भी हमने रूल्स बनाए हैं। तो दीज आर द मैन मेड एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड द रीजन, दे आर नॉट टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। ये कोई रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि H2O वाटर का फॉर्मूला H2O तो यहाँ पे भी वही रूल होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे हमने रूल्स अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है कि भैया जिससे सारी कंपनीज का प्रॉफिट सही निकल सके, हमने वो रूल बनाया है। क्लियर है पहला। दूसरा, दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे नहीं कि आपको हमने ये रूल दे दिया तो ये रूल फॉलो करना है। सोचो ट्रैफिक लाइट होती है, रेड होती है और ग्रीन होती है, अब सबके लिए एक ही रूल होगा तो क्या होगा? एम्बुलेंस कैसे जाएगी भाई साहब? एम्बुलेंस के लिए अलग रूल बनाया ना कि भैया रेड लाइट होगी तो भी एम्बुलेंस निकल सकती है। तो ये रूल हमने क्यों बनाया? सहूलियत के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जरूरी नहीं है कि ये अगर जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया आपको वो फॉलो, आपको एज इट इज करना है। आपको लग रहा है रूल हमें चेंज करना है, दूसरा रूल फॉलो करना है, अलग अलग रूल दे रखे हैं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने एक ही रूल दे रखा कि ये एक रूल फॉलो करना है, नहीं। आपको लग रहा है ये रूल आपका प्रॉफिट सही दिखाएगा तो ये रूल फॉलो करो। आपको लग रहा है मैं रूल चेंज कर लेता हूं, इससे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी, ज्यादा सही, ज्यादा ट्रुथ में दिखेगा, तो मैं वो रूल मैं फॉलो करूंगा। तो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड दे हैव टू बी जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा वैसा रूल बना दूं, रूल रेलिवेंट होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो नॉर्मली रूल फॉलो होते हैं वो भी मैं फॉलो करूंगा। अगर यूएस में रूल जो फॉलो हो रहे हैं मैं अलग रूल फॉलो करूंगा, यूएस में एकदम ही अलग रूल फॉलो हो रहा है, तो यार एक्चुअली अभी ग्लोबल चल रहा है, हर कंपनी परफॉर्म कर रही है ग्लोबली, तो फिर हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि सारे जो दुनिया के जो रूल्स है वो थोड़े थोड़े सिमिलर ही हो। इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी ऑब्जेक्टिविटी एंड इट शुड बी फीजिबल। एकदम टफ नहीं बनाना रूल। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने टफ रूल बना दिया जो कोई अकाउंटेंट फॉलो ही नहीं कर सके तो भैया वो रूल क्या काम का। क्लियर है? चलो अब कितने टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको बताऊं। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये रहा चार्ट आपका। अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखो 2 टाइप के होते हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये 2 अलग अलग क्या होते हैं सब बताऊंगा। अकाउंटिंग एजम्पशन और जो कंसेप्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होते हैं, एक होता है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड द एक्यूरल कंसेप्ट। ओके, और ये होते हैं अदर अकाउंटिंग एजम्पशन जैसे बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न एक्सेट्रा, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर एंड द मैटेरियलिटी। टोटल 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। यहां पे यहां पे 3, ये 3 है, ये 3 है, ये है आपके 9 और ये है आपके 3। क्लियर है? टोटल कितने हैं? 14। एक मिनट, ये 8 है, सॉरी ये 8 है। क्लियर है? ओके, 3, 8 एंड 3 आपके टोटल 14 प्रिंसिपल है। हम सब डील करेंगे। पहले अपन डील करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 पार्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन। पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होते हैं? ये 3 टाइप के क्या होते हैं बताता हूं। पहले अपन डील करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता क्या है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर 2 एजम्पशन व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड। हम ये मान के चलते हैं कि ये हर कंपनी फॉलो करेगी। हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं, इसकी कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की। हम ये एज्यूम करेंगे अगर आपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हो या नहीं लिखा हो, हम ये एज्यूम करेंगे कि आपने ये जो 3 जो प्रिंसिपल है ना वो तो फॉलो करने ही करने हैं और हर कंपनी ये फॉलो कर रही है। इट इज प्रिज्यूम, क्या एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट के नीचे लिखा हो या नहीं लिखा हो, इट इज टोटली इररेलेवेंट। हम ये एज्यूम करेंगे कि भैया ये हर कंपनी फॉलो करती है, हर कंपनी। जैसे मैं
एज्यूम करता हूं ना कि अगर मैं चल रहा हूं तो भैया मैं पैर से चलूंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं हाथ से चलूंगा। ये एजम्पशन है, ये बेसिक कॉमन सेंस है कि भैया इंसान पैर से ही चलेगा। तो यहां पे भी वही एजम्पशन है कि ये हर कंपनी फॉलो करेगी। कौन कौन से फंडामेंटल है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेल। फटाफट अपन एक बार डील करते हैं। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी का, कोई बिजनेस का आप अकाउंट बना रहे हो तो आपका एक ही एजम्पशन होना चाहिए कि भैया बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस 4, 5 साल, 10 साल चलता रहेगा, 20 साल चलेगा, बिजनेस बंद नहीं होने वाला। मतलब आपका इंटेंशन ये है कि जब आप अकाउंट बनाओ, आप यही सोच के अकाउंट बनाओ कि आपका बिजनेस जितना आप फ्यूचर देख सकते हो उतने साल तक तो चल रहा है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शक है कि भैया 1 साल के अंदर मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, ठप होने वाला है, तब हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे, आपको नोट देना पड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है वी आर एज्यूमिंग, क्या एज्यूमिंग? द इट एज पर दिस एजम्पशन इट इज एज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। जितना आप फ्यूचर देख सकते हो, 3-4 साल आपको लगता है बिजनेस तो मेरा चलता रहेगा, कहीं बंद नहीं हो रहा, एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। तो सारी कंपनी, क्या वो रिलायंस हो, विप्रो, इन्फोसिस हो, यही सोच के अकाउंट बनाते हैं कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, अभी कोई जरूरत नहीं है मेरे बिजनेस को बंद होने के लिए। तो यहां पे वो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है और ये प्रिज्यूम्ड है, हर कंपनी फॉलो करती है। ये इससे फॉलो करने का मतलब क्या है? क्या हम क्यों फॉलो करते हैं? हम इसलिए फॉलो करते हैं बच्चों क्योंकि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, अब उसकी लाइफ है 10 साल, तो भैया मैं उस पर डेप्रीफिकेशन तो लगाऊंगा ना 10 साल का, 2-2 लाख रुपए लगाऊंगा डेप्रीफिकेशन 10 साल का। तो मैं तभी तो लगाऊंगा 10 साल का डेप्रीफिकेशन जब मुझे पता हो हाँ अगले 10 साल मेरी कंपनी बंद नहीं होने वाली। तो भैया मैं एजम्पशन तो लूंगा ना कि अगले 15-20 साल तो मेरी कंपनी पक्का ही बंद नहीं होने वाली, कोई ऐसा रीजन ही नहीं है। तो अगर मुझे मालूम चल रहा है कि अगले 1 साल के अंदर कि मेरी कंपनी बंद होने वाली है या 2 साल में बंद होने वाली है भाई साहब, तो मैं अकाउंट उसी हिसाब से बनाऊंगा। अगर मुझे गवर्नमेंट ने कह दिया आपको कंपनी बंद करनी है, लॉ में इलीगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं अकाउंट ऐसे बनाऊंगा कि मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो गोइंग कंसर्न हर कंपनी को फॉलो करना है, डिफॉल्ट होता है। क्लियर है? तो ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन बुक ऑफ एज्यूमिंग इट इवन कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज, चलता रहे, बिजनेस चलता रहेगा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख का, 4 साल की लाइफ है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरा बिजनेस 4-5 साल तो आराम से चलेगा, मतलब उसको मैं डेप्रीफिकेशन 4 साल में उसको मैं प्रोवाइड कर लूंगा। क्लियर है? चलो अब बात बताओ, एज पर द गोइंग कंसर्न क्वेश्चन, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर द 5 ईयर, 2 ईयर, लॉन्गर और 10 ईयर? लॉन्गर, लॉन्ग पीरियड, जितना मैं सोच सकता हूं तब तक वो मेरा बिजनेस चलेगा। तो आंसर क्या हो गया? लॉन्ग पीरियड हो गया। क्लियर है? व्हेन कंपनी प्रोवाइड डेप्रीसिएशन विच ऑफ द प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय द कंपनी। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? मेरी कंपनी चलती रहेगी तो मैंने बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, वो 10 साल चलेगी, तो 2-2 लाख डेप्रीसिएशन हर साल प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो भैया मैं यही तो सोच कर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, और बिजनेस चलता रहेगा तो इसका मतलब है वो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है। क्लियर है? चलो ये मैंने आपको बता दिया, पहला बता दिया आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का गोइंग कंसर्न। अब अपन आ जाते हैं द कंसिस्टेंसी, ये दूसरे वाले पे आ जाते हैं कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आप एक रूल, भाई मैंने गवर्नमेंट आपको बताया था, गवर्नमेंट ने ना अलग अलग रूल्स दे रखे हैं, आप ये भी रूल फॉलो कर सकते हो, ये भी रूल फॉलो कर सकते हो, बिकॉज यार इंडिया में हजारों तरह की कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई सर्विस में है, कोई कैलकुलेटर बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, कोई कैमरा बना रहा है, तो अलग अलग कंपनीज है। अगर मैं एक रूल सबके लिए बना दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, तुम कैलकुलेटर बना रहे हो, तुम्हारे लिए ये रूल्स तुम फॉलो कर सकते हो, ये 1 और ये 2 ऑप्शन है, कुछ भी फॉलो करो। हर कंपनी को अलग अलग ऑप्शन दे दिए। मैंने आपको कहा ना फ्लेक्सिबल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है। तो यहां पे अलग अलग हमने रूल्स बना दिए। तो यहां पे कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप एक रूल फॉलो कर रहे हो तो आप एज्यूम आप हर साल वही रूल फॉलो करो।
अगर आप अभी सीबीएसई में हो तो भाई मैं आप हर साल सीबीएसई में रहो ना, सेकंड क्लास में भी सीबीएसई, थर्ड क्लास में सीबीएसई, फोर्थ में भी, 10th में, 11th में, 12th में हम एज्यूम करते हैं कि भैया कि जो लास्ट ईयर रूल फॉलो किया वही आप ये फॉलो किया। अभी मैं आपको 10th के मार्क्स, अभी आप सपोज करो कि आप अभी 12th में हो, आपने बताया 12th में इतने मार्क्स आए आपके 85%, तो आपने मुझे 10th में बताया था कि सर 10th में आपके सीबीएसई में आपके थे 82%। तो यार मैं एज्यूम करूंगा कि आपने अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं एज्यूम करूंगा 10th में भी सीबीएसई था तो 12th में भी सीबीएसई होगा, सेम रूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे कंपनी भी हम एज्यूम करते हैं कि वो सेम रूल फॉलो करेगी। अगर उसने एक रूल डिसाइड कर लिया तो वो ही रूल हर साल फॉलो करेगी। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट वन फाइलेटेड एडोप्ट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, दैट अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट, एक साल से हर साल कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिजल्ट ऑफ द कंपनी विल नॉट बी ट्रूली कंपेरेबल इफ द कंपनी अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग एंड इट एलिमिनेट द पर्सनल। यार एक बात बताओ, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, ये रिलायबल का 2021 में प्रॉफिट 100 करोड़, 2021-22 में 120। आप बोलोगे सर बड़ा मस्त ग्रो कर रही है, पर देखो रूल यहां पे एफएलएम फॉलो कर रही है, डब्ल्यूडीवी रूल बदल दिया, प्रॉफिट बदल दिया। नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होता, आपका रूल यहां पे जो था वही आपको फॉलो एफएलएम, तो यहां पे भी एफएलएम फॉलो करना है। 100 करोड़ है, फिर यहां पे एफएलएम से 90 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी गिर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप रूल चेंज करोगे, नहीं। हाँ, पर एक बात है, however it is does not mean one set of can't be changed, very important। गवर्नमेंट ने कहा यार हम ऐसा नहीं चाहते कि आपने एक रूल फॉलो किया तो वो आप हर साल वो रूल फॉलो करो, जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि नए रूल फॉलो करने से मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी और ज्यादा ट्रुथ में दिखेगी, अच्छी नहीं ज्यादा सही दिखेगी, तो आप रूल चेंज कर सकते हो। जैसे आप सीबीएसई में हो 11th में 10th में, अगर आपको अभी ऐसा तो नहीं कि आपको सीबीएसई में रहना 12th तक, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आईबी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, दूसरा बोर्ड फॉलो करूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा मेरी पढ़ाई होगी आपके हिसाब से, तो आप वो रूल फॉलो कर सकते हो। पर आप जब वो रूल चेंज करोगे तो आपको लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिक को, या जिनसे आपने पैसा उधार लिया हुआ है सबको बताना पड़ेगा। तो यहां पे रूल्स कब चेंज कर सकते हैं, अगर लॉ नहीं बोल दिया आप रूल चेंज कर लो। गवर्नमेंट नहीं बोल दिया ये रूल खराब है, आपने सपोज करो एक रूल आप है ना एक रूल सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो आप एफएलएम मेथड फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। अब हर साल वही फॉलो कर रहे हो, अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया एफएलएम फॉलो नहीं कर सकते, एज्यूम करता हूं, तो जब गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया बात ही खत्म, तब तो आपको रूल चेंज करना ही पड़ेगा, तब आपको मूव करना ही पड़ेगा डब्ल्यूडीवी के अंदर। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने, मैं तो एफएलएम फॉलो कर रहा हूं पिछले 10 साल से, गवर्नमेंट ने बोला एफएलएम फॉलो नहीं करूंगा तो नहीं, मैं तो एफएलएम फॉलो करूंगा बिकॉज मैं 10 साल में फॉलो कर रहा हूं। नहीं, गवर्नमेंट ने बोल दिया चेंज करो तो चेंज करो, ओके। दूसरा, द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर आपको लग रहा है कि मैं एफएलएम की जगह अगर डब्ल्यूडीवी फॉलो करता हूं तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा सही, ज्यादा ट्रुथ, ज्यादा सही मतलब ज्यादा दमदार और ज्यादा एकदम परफेक्ट फिगर देता है, तो भैया वो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी जो एनालिटिकल स्किल है वो आईबी बोर्ड में अच्छी आएगी, तो भैया मैं आईबी बोर्ड में शिफ्ट हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे भी वही सिस्टम है। इफ द एंटरप्राइज एडॉप्ट अल्टरनेट प्रैक्टिस इट मस्ट डिस्क्लोज, उसको बताना पड़ेगा कि भैया मैंने चेंज किया। ऐसा नहीं है भैया, अगर यहाँ पे रिलायबल पेन लिमिटेड चेंज कर रहा है, 100 से 120 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है, उसने रूल चेंज किया, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बताएगा कि भाई साहब मैंने रूल चेंज किया है और रूल चेंज करने के हिसाब से मेरा प्रॉफिट इतना कम या बढ़ गया है, तो वो बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। तो नॉर्मली हर कंपनी एक ही रूल जो फॉलो करी वो हर साल फॉलो करेगी, पर अगर उसको लग रहा है चेंज करने से प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा ट्रुथ फिगर आती है, या लॉ ने बोल दिया तो मैं चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है, चलो समझ में आ गया, चलो टेस्ट करें। चलो
डेप्रीफिएशन मेथड वन सप्लाई शुड बी एडॉप्टेड ईच ईयर। अगर हम हर साल डेप्रीफिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही मेथड, तो इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक जो प्रिंसिपल है वो हर साल हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? कंपनी कैन चेंज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इफ the law required, the change will result in more meaningful presentation, if the enterprise it must disclose the this, all of the above। आंसर हो गया इसका all of the above। क्लियर है? समझ में आया? चलो अपन ने ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन आ जाए इसमें एक्रूअल कंसेप्ट। ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। सर इसका क्या मतलब हुआ? अभी बताता हूं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी शर्ट बेचती है। क्या बेचती है? चलो शर्ट ही बेचती है ना, शर्ट बेचती है। मैंने 27 मार्च को 2023 को मैंने शर्ट बेची एक बंदे को 5,000 रुपए में। पर भाई साहब ने मुझे पेमेंट 5 अप्रैल को किया। कब किया? 5 अप्रैल को। अब एक बात बताओ, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो तो मेरा 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये जो सेल्स है ये मैं इधर दिखाऊं 31 मार्च, यहां पे दिखाऊं, या मैं अगले साल दिखाऊं जब मुझे पैसा मिला? बताओ कहां दिखाऊं? जब मैंने शर्ट बेचा यहां पे, पर मुझे पैसा यहां पे आया। फिर कहां लिखा है क्वेश्चन में? बताया ना, पैसा मुझे इस साल आया, शर्ट बेचा मैंने इस साल, पैसा मुझे इस साल आया, बेचा इस साल। तो मैं अपनी बुक्स में कहां दिखाऊं? कहां दिखाऊं? बताओ ना, यहां दिखाऊं, बताओ। अरे क्लियर है ना यार? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है जब आपने ट्रांजैक्शन एंटर हो गई हो, आपकी डीलिंग हो गई हो, आप सेल दिखा दो, आप ट्रांजैक्शन दिखा दो, पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, वो बात की बात है। आपकी डीलिंग कब हुई है? आपकी डीलिंग हुई है 27 मार्च को, तो आप 27 मार्च को सेल्स दिखाओगे। आप 5 अप्रैल को नहीं दिखाओगे। आपने सामान राहुल को जो बेचा वो आपने 5,000 का सामान 27 अप्रैल को, तो 27 मार्च को आप अपनी बुक्स में दिखा दोगे, सेल्स दिखा दोगे। क्लियर है? तो यहां पे आप जो सेल दिखाओगे वो इस साल दिखाओगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाओगे आप यहां दिखाओगे। मेरी जो सेल्स हुई है 5,000 रुपए हुई है, वो यहां दिखाएगी। हाँ, आपको पैसा नहीं आया, मैं मानता हूं, आपने 5,000 की सामान बेचा, पैसा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट में दिखा दोगे। सपोज करो आपने राहुल को सामान बेचा, तो मुझे राहुल से 5,000 रुपए लेने हैं, 5,000 रुपए लेने हैं। क्लियर है? तो यहां पे एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि कहां लिखा हुआ है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल इज मेड एंड रेंडर्ड इट एंड इट इज इमैटेरियल। क्या आपको पैसा मिला और नहीं? पैसा बाद में मिल जाएगा। पैसा कहां भागा जा रहा है? आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। पैसों की चिंता नहीं है। चिंता में किस चीज की है? आपने कब बेचा, डीलिंग कब हुई? आपकी डीलिंग आपकी 27 मार्च को हुई ना, तो 27 मार्च को करोगे। क्लियर है? चलो इसी तरह अपन खर्चे में भी करेंगे। अगर मैंने कोई एम्प्लॉय हायर किया, उसकी सैलरी भाई साहब 6 लाख पूरे साल की है, और मैंने इस साल मात्र 4 लाख पे किया, तो इस साल मैं खर्चा कितना दिखाऊंगा? मुझे बताओ। मैंने एक एम्प्लॉय काम किया 12 महीने, उसने मुझे यहाँ पे लग के काम किया, और 12 महीने लग के काम करने के बाद मुझे मालूम चला, ओ भाई साहब मैंने उसको तो 6 लाख सैलरी है, मैंने उसको 4 लाख ही दिया। तो मैं इस साल खर्चा कितना दिखाऊंगा बुक्स के अंदर? कौन बोला 4 लाख रुपए? खड़े हो जाओ अपनी टेबल से, अरे चेयर से खड़े हो जाओ। चलो बताओ 4 लाख क्यों बोला? मैंने उस एम्प्लॉय ने मुझे 6 लाख रुपए दिया, मैंने सैलरी कितनी उसकी 6 लाख, मैंने उसको भले ही 4 लाख रुपए दिया, 2 लाख रुपए बाद में दे दूंगा भाई, खर्चा तो 6 लाख हो गया ना। 12 महीने उसने मेरे यहाँ पे काम किया है, तो मुझे मेरी खर्चा तो 6 लाख हो गया। भले ही मैंने उसको 4 लाख दिए हो, पर खर्चा तो 6 लाख हो गया ना। तो मेरा जो 2022-23 का जो खर्चा होगा वो 6 लाख रुपए होगा, और मैं अपनी जो बैलेंस शीट जो मैं अपने इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा 22-23 में, तो मैं यहाँ पे सैलरी दिखाऊंगा कि भैया मेरे 6 लाख रुपए खर्चा हो गया। पर सर आपने पेमेंट तो मात्र 4 लाख का किया, उससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट 4 लाख का किया ना, 2 लाख बाद में कर लूंगा, तो 2 लाख मेरी बैलेंस शीट के अंदर, 2 लाख मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख रुपए। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख रुपए।
कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? कंसेप्ट समझो कि जब आप कोई सामान जब आपने कोई एम्प्लॉय रखा, उसकी सैलरी भाई साहब 6 लाख है, तो खर्चा हो गया 6 लाख। आपने पे किया हो या नहीं किया हो उससे इमैटीरियल है, आपका खर्चा 6 लाख हो गया। तो यहाँ पे वही दिखा रहा हूँ, द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। जब सेटलमेंट होता है तब नहीं होता है, यहाँ पे मुझे आपको बताना है। क्लियर है? तो एक्यूरेट कंसेप्ट बोलता है कि जब जब आपका खर्चा हो गया, आप अपना खर्चा दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पैसे दियो नहीं दियो इमैटीरियल है, खर्चा आज हो गया ना, आज दिखा दो। आपकी इनकम हो गई, आज दिखा दो। पैसे आया नहीं आया, दैट इज इमैटीरियल। क्लियर है? चलो टेस्ट करते हैं, फटाफट मुझे बताओ। इफ द एंटरप्राइज सोल्ड, उसने 50,000 गुड सोल्ड किया 29 मार्च 2022 को, और उसको कैश मिला। अरे अपने को क्या करना, कैश कभी भी मिला हो। अपन ने कब बेचा? 29 मार्च 2022 को बेचा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 को बेचा। तो 21-22 एक ही आ रहा है, और 50,000 का मेरी इनकम होगी। तो डी मेरा आंसर। खत्म। अरे भैया जिस दिन बेचा उस दिन मेरी इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा, पैसा आया नहीं आया, दैट इज इमैटीरियल। आगे पढ़ना ही नहीं मुझे। सिमिलरली मैंने 40,000 का सामान 24 मार्च को बेचा, ओ 21-22 में बेचा, 21-22, तो या तो ये होगा या ये होगा, पर मैंने 40,000 का सामान बेचा ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। मुझे कितना भी कैश मिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सामान 40 का बेचा, मेरी इनकम 40 की, और मेरा ईयर 21-22 में होगा। क्लियर है? चलो ये मेरा हो गया, फंडामेंटल हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब अपन आ जाते हैं अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। ये अदर अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होते हैं? ये भी देखो, नॉर्मली तो प्रिज्यूम है सब कुछ, पर ये नॉर्मली कंपनी लिखती है। ये कंपनी ये भी अपन एज्यूम ही करते हैं कि भैया ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ये कंपनी लिखती है, बताती है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? As per the business entity concept, business and owner दो अलग अलग एंटिटी हैं। मतलब बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ओनर एक अलग एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल बताओ ना, चलो यार एग्जाम्पल बताता हूँ। मिस्टर राहुल रिलायबल पेन लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपए। कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे राहुल यहाँ का इसका 100% मालिक है, 100% ओनर है। बट यहाँ पे ये ओनर 100% है, पर लॉ के एंगल से, गवर्नमेंट के एंगल से ये राहुल एक अलग एंटिटी है, रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी है। लॉ के एंगल से रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा। मतलब लॉ के एंगल से ये एक अलग पर्सन है, ये एक अलग है। भले ही इसका 100% हो, मैं हूं, मेरी जो कंपनी है अकाउंट फंडा, तो मैं एक अलग एंटिटी हूं, अकाउंट फंडा एक अलग एंटिटी है। आप भाई साहब दोनों को मिक्स मत करो, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो मिस्टर राहुल और रिलायबल पेन लिमिटेड लॉ के एंगल से दो अलग अलग एंटिटी है, भले ही वो 100% हो। तो सपोज करो कि ये रिलायबल पेन लिमिटेड है, उसके पास 8 लाख रुपए आए, उसने ओनर ने जमा किए, बैंक ने दिए 3 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आए। तो यहां पे ये रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी है, वो सिर्फ अपने खर्चे दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अपने खर्चे दिखाएगा। मतलब अरे भैया रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी है। तो अगर सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक ये घर है, इस घर के 4 हिस्से हैं, इस घर का पूरे का रेंट है सपोज करो 20,000 रुपए। कितने का रेंट है? 20,000 रुपए। अब मैं हूं मिस्टर राहुल, अब मैं इस घर के अंदर एक छोटे से के अंदर मैं बिजनेस करता हूं, एक हिस्से के अंदर मैं बिजनेस करता हूं, बाकी 3 के अंदर मैं रहता हूं। ये मेरा होम है और होम है, ठीक है ना। अब यहां पे मेरा बिजनेस, इसका रेंटल कितना है? 20,000। तो इसका मतलब है इसके 4 हिस्से हैं, तो यहाँ का रेंटल 5,000, 5K और 5K हो गया। तो बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड अपना खर्चा 5,000 रुपये दिखाएगा, वो 20,000 रुपये नहीं दिखाएगा। सर एक ही तो बात है, सर मालिक ने अपने घर पे काम किया तो पूरे घर का रेंटल बिजनेस में डाल दो ना। नहीं, पूरे घर के अंदर वो मात्र
अपना यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? अपना एक रूम यूज कर रहा है, तो उस रूम का रेंटल आएगा 5,000 रुपये। तो यहाँ पे रिलायबल पेन लिमिटेड खर्चा दिखाएगी रेंटल का 5,000 रुपये, और राहुल अपनी बुक्स में खर्चा दिखाएगा 15,000 रुपये, क्योंकि उसने 3 रूम यूज किए तो 15 दिखाएगा। तो यहाँ पे अपन अलग अलग एंटिटी शो करेंगे। तो यही बिजनेस होता है। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान रखना। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मनीष ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड। क्या स्टार्ट किया? स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड। क्या कंपनी विल मनीष रिकॉर्ड द एक्सपेंस ऑफ स्मार्ट कैजुअल इन हिज बुक और इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट? बट ऑब्वियस, या स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, तो स्मार्ट कैजुअल लिमिटेड के खर्चे स्मार्ट कैजुअल अपनी बुक्स में दिखाएगा। मनीष अपने खर्चे स्मार्ट कैजुअल में कभी नहीं दिखा सकता। लॉ के एंगल से बिजनेस एंटिटी का दोनों अलग अलग एंटिटी है। ओके, बिजनेस ओनर एक नितिन है, उसकी एक बेटी है, उसकी फीस है 75,000 फ्रॉम द बिजनेस फंड। उसने क्या किया? बिजनेस का पैसा से अपनी बेटी की स्कूल की फीस पे कर दी है। मिस्टर नितिन है, उसका एक बिजनेस है, उसने उस बिजनेस के पैसों से अपनी बेटी की स्कूल की फीस पे कर दी। ये तो गलत बात हो गई ना। बेटी की जो स्कूल की फीस है वो नितिन का प्राइवेट खर्चा है। लॉ के एंगल से नितिन एक अलग एंटिटी है और उसका जो बिजनेस है वो अलग एंटिटी है। दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो लॉ के एंगल से ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो नितिन अलग है, उसका बिजनेस अलग है। बिजनेस अपने बुक्स में बेटी का खर्चा जो होगा, डॉटर की खर्चा, वो नहीं दिखा सकता। वो उसका खर्चा ही नहीं है भाई साहब। वो पैसा लगे वो मालिक से रिकवर करेगा, खर्चा नहीं दिखाएगा। बिजनेस सिर्फ अपना खर्चा दिखाएगा, उसका रेंट, उसकी सैलरी, सब खर्चा दिखाएगा। पर मालिक के बेटी की जो फीस है वो मेरा खर्चा ही नहीं है, बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो विच प्रिंसिपल हैज बीन वॉयलेटेड? कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर है? समझ में आया? चलो क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है। मैं करा चुका हूं, इसलिए आपको होमवर्क नीचे आंसर जरूर आप लिख देना। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? चलो ये भी हो गया मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी। अब अपन बढ़ेंगे अबाउट द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो स्टूडेंट, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है ओनली दो ट्रांजेक्शन जिसको मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं, वो ही मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, only those transactions which can be recorded in books of account which are capable of being expressed in term of money। जैसे मैंने किसी को सैलरी दी 6 लाख रुपए तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने रेंट पे किया 2 लाख रुपए, मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने 10 लाख का माल खरीदा, भैया सब मैं रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। पर सपोज करो कि मेरे कंपनी में कोई 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? क्या नहीं रिकॉर्ड करूंगा। 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया तो भैया उससे अकाउंट्स का क्या लेना देना? उसको मैं पैसों में कैसे मेजर करूं? मेरी कंपनी के अंदर वर्कर की स्ट्राइक हो गई तो भैया वर्कर की स्ट्राइक हो गई तो भैया मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? क्या मैं इसको पैसों में मेजर कर सकता हूं? नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स भी है, बिकॉज ये क्वालिटेटिव फैक्टर कभी कभी इग्नोर कर लेता है। तो जो पैसे में मेजर हो जाएगा, लैपटॉप खरीदा रिकॉर्ड करूंगा, डिस्प्यूट हुआ पैसों में मेजर नहीं हो सकता तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये बोलता है मनी मेजरमेंट। लिमिटेशन है, इट इग्नोर द क्वालिटी एक्सपेक्ट। बट ऑब्वियस एक बात बताओ, क्या मेरे एम्प्लॉय में झगड़ा हो रहा है या मेरे वर्कर में स्ट्राइक चल रही है, यूनियन में स्ट्राइक चल रही है, तो मेरा प्रोडक्शन सफर नहीं होगा? मेरी गाड़ी की कंपनी है, वहां पे वर्कर बोलते हैं हम तो गाड़ी नहीं बनाएंगे, हमारी सैलरी हाइक करो, सैलरी हाइक करो, तो भाई साहब मेरा प्रोडक्शन सफर होगा। पर अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करता, तो ये वन ऑफ द लिमिटेशंस है कि भैया इसमें क्वालिटी एस्पेक्ट आपका इग्नोर हो जाता है। क्लियर है? चलो टेस्ट करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिटी, नहीं, वो क्वालिटी को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करता, सब कुछ पैसों में मेजर करता है। ठीक है ना? कंपनी ए एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप एमबीए कॉलेज और कंपनी बी एम्प्लॉय फ्रॉम द एवरेज एमबीए कॉलेज, क्या ये एडवांटेज अकाउंट्स दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अकाउंट सिर्फ ये दिखाता है किसको कितनी सैलरी मिल रही है, किसको कितनी मैं सैलरी दे रहा हूं, वही दिखाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है, नीचे मुझे बताना। ओके, चलो ये हो गया आपका मनी मेजरमेंट भी हो गया। अब आएगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया एक बात बताओ,
सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप जब बचपन में पहले नर्सरी गए थे, फिर केजी गए थे, फिर सीनियर केजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12th में आके मैं आपको नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आपको नर्सरी की रिपोर्ट 12th क्लास में मिलेगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि नर्सरी की रिपोर्ट आपको नर्सरी में मिलनी चाहिए थी, फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट आपको फर्स्ट क्लास में मिलनी चाहिए थी। तो यहां पे यही कंसेप्ट है कि आपको जितने आपकी जो कंपनी है वो तो सालों साल चलेगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल चलेगी, पर आपको कुछ पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पीरियड को मैं अकाउंट बनाऊंगा और इसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। मतलब आपकी लाइफ तो कंपनी की अनगिनत है, पर आपको हर सपोज करो 23 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो आपका फाइनेंशियल 1 अप्रैल को चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल को चालू होता है, खत्म मार्च को होता है। यूएस में फाइनेंशियल ईयर जनवरी में और दिसंबर में खत्म होता है। तो ध्यान रखना, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है। क्लियर है? यहां पे बात कंसेप्ट है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है? As for the life of the enterprise to be broken into the smaller period, usually year, so that its performance can be measured। हर साल की हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, इस साल कितना कमाया, फिर अगले साल की रिपोर्ट कार्ड, फिर अगले साल की। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पूरी लाइफ ऑफ द कंपनी को एक एक साल के अंदर डिवाइड करना हमें पड़ेगा। क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन, नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है? भाई नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड मेरा 12 महीने का होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं होता, नॉर्मली 12 महीने के हिसाब से होता है। क्लियर है? चलो अकाउंटिंग पीरियड भी हो गया। अब मैं करूंगा द कॉस्ट कंसेप्ट। क्या करूंगा? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि जो भी आप रिकॉर्ड करोगे आप अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक मोबाइल है, नया मोबाइल है, आप भी तो हर साल मोबाइल बदलते हो। आपने मोबाइल खरीदा 40,000 का। कितने खरीदा? 40,000 का मोबाइल। आप मार्केट में गए और वो मोबाइल की जो एमआरपी है वो 40,000 की, पर आपने उसको 30,000 में खरीदा। आपने 30,000 में खरीदा, एमआरपी 40 है पर आपने 30 में खरीदा। तो मुझे फटाफट बताओ कि आपने 40 का माल 30 में खरीदा, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? आप 30 पे रिकॉर्ड करोगे या 40 पे रिकॉर्ड करोगे? अरे बट ऑब्वियस आप 30 पे रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको 30 में खरीदा। आप मार्केट प्राइस कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना। मैंने और दुकानदार ने ये डीलिंग की थी कि मैं ये मोबाइल 30 में खरीद रहा हूं, तो आप उसको अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करोगे वो रिकॉर्ड करोगे 30,000 में। मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड आप नहीं करोगे। यही कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है, एज पर द एफर्ट रिकॉर्ड बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर। जितना मैंने प्राइस उसको पे किया है या पे करने वाला हूं, जितने पे मेरी डीलिंग हो रखी है। क्लियर है? चलो अब इफ एंटरप्राइज परचेज मशीनरी ऑफ 2 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो मैं 2 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, 3 लाख पे, 2 लाख पे करूंगा। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मेरी उससे डीलिंग कितनी हुई है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे भाई साहब, वो सब आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? जितने पे आपने खरीदा, जितने पे आपकी डीलिंग हुई है। आपकी डीलिंग 2 लाख पे हुई है, मार्केट प्राइस को टोटली इग्नोर करोगे। क्लियर है? इफ द मार्केट वैल्यू, ओके, समझ में आ गया। चलो कोस्ट ऑब्जेक्टिव, इफ ऑब्जेक्ट इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, बट ऑब्वियस अगर मान लो मैंने कोई चीज खरीदी तो पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। मैंने 30 में खरीदी, उसने बिल 30 का बनाया, तो मैं 30 में रिकॉर्ड करूंगा। मार्केट प्राइस 40 को टोटली इग्नोर करूंगा। क्लियर है? चलो अपन फटाफट इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं? मैंने एक फर्नीचर खरीदा एमआरपी 5 लाख की और उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा 3,50,000 पे। एमआरपी 5 लाख है, दुकान गया, फर्नीचर पड़ा हुआ 5 लाख का और मैंने खरीदा। मैंने बोला है भाई 3.5 लाख में लूंगा, वो मान गया। तो 3.5 लाख पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 3.5 लाख पे मैं रिकॉर्ड करूंगा और ये हो जाएगा मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है ना? ओके चलो, इफ एंटरप्राइज परचेज 370 एमआरपी 425 एंड हैज बीन पेड इन कैश एंड बैलेंस। अरे कैश मैंने अभी कम पे किया, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने दुकानदार से कितने पे खरीदा? मैंने दुकानदार से 370 पे खरीदा। हाँ, मैंने अभी तक उसको कैश मात्र 2,50,000 ही दिए, उससे क्या मतलब है? कैश तो बाद में भी दे दूंगा ना।
मैंने दुकानदार से MRP 425 है, मैंने तो 370 पे खरीदा, तो मैंने उसको पे अभी 2.5 लाख रुपए किए, बाद में बाकी पे कर लूंगा, पर मैं अकाउंट्स में वो एसेट रिकॉर्ड करूंगा 3.7 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? तो मैं 3.7 पे रिकॉर्ड करूंगा। ओके, चलो ये हो गया कॉस्ट कंसेप्ट हो गया। ये ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है? देखो, ड्यूल एस्पेक्ट बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब दुनिया में जितनी भी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होंगी ना, उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही डेबिट हो रहे हैं। देखो, मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, मैंने उसके लिए कुछ तो पे किया होगा, तो कैश गया। तो फर्नीचर खरीदा 20,000 का, तो फर्नीचर आया 20,000 का, कैश गया 20,000 का। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। सर, आपने फर्नीचर खरीदा, सपोज करो मैंने राहुल से खरीदा और मैंने उसको पे नहीं किया, तो फर्नीचर खरीदा 20,000 का, राहुल को मैंने पे नहीं किया ना, तो मेरी बुक्स में राहुल अकाउंट आ जाएगा कि मुझे राहुल को 20,000 रुपए देने हैं। तो एवरी ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट तो कम से कम होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, पर डेबिट और क्रेडिट तो पक्का ही होगा। यही ड्यूल एस्पेक्ट बोलता है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ वन और मोर क्रेडिट। डेबिट होगा तो कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। अकाउंट में ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ डेबिट हो रहा है या सिर्फ क्रेडिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच होगा। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश, फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, अरे भैया, हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है? देखो, ये मैंने व्हीकल खरीदा 70,000 का, एक बाइक खरीदी, मैंने उसको कैश में पे किया 40,000, बाकी 30,000 पे नहीं किए, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। क्रेडिट दो हो सकते हैं, डेबिट दो हो सकते हैं, पर डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमेशा बराबर होगा। तो यहां पे मैंने 70,000 का माल खरीदा, 40 पे किए, 30 मुझे पे करने बाकी है, तो मैंने मोहित का अकाउंट क्रिएट कर लिया जिसको मुझे पे करने हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट हमेशा इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। इसी को मैं बोलता हूं द ड्यूल एस्पेक्ट। क्लियर है? और ड्यूल एस्पेक्ट की वजह से ही जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम लायबिलिटी कैपिटल में अभी अपन ये पढ़ेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल होगा। तो अगर मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर आएगा, कैश जा रहा है, तो यहां पे इतने से क्रेडिट होगा। क्लियर है? चलो यहां पे समझ में आ गया। चलो फटाफट टेस्ट करते हैं। लैंड परचेज फॉर 1 लाख, आउट ऑफ 1 लाख 70,000 हैज बीन पेड इन कैश एंड बैलेंस इज ड्यू, हाउ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। एक बात बताओ, मैंने लैंड खरीदी, 1 लाख की लैंड खरीदी, चलो ठीक है, तो अभी आप डेबिट क्रेडिट में मत जाओ। डेबिट क्रेडिट का एक अलग रूल्स है, जो एंट्री कैसे करनी, नीचे मैंने वन शॉट डाला हुआ है यार, जनरल एंट्री 8 घंटे का, वो देखो। तो मैंने लैंड खरीदी तो मैं लैंड डेबिट करूंगा, लैंड डेबिट करूंगा 1 लाख से, और मैंने उसको पैसे पे किए टू कैश, मैंने सिर्फ 70,000 रुपए पे किए। बाकी क्या है? बाकी मेरा आउटस्टैंडिंग है। सपोज करो मैंने ये आउटस्टैंडिंग जो भी मेरा पार्टी का नाम है उसको 30,000 रुपए देने हैं। मतलब मेरा जो डेबिट का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच होगा। ऐसा कभी नहीं होगा अकाउंट्स में। अगर आप कर रहे हो ऐसे तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना? तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच होगा। तो सर आपने ड्यूल एस्पेक्ट भी बता दिया, अब आप फटाफट बता दो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। चलो बताता हूं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। एज पर द रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रिवेन्यू कंसेप्ट रिलाई व्हेन द ट्रांजैक्शन एंटर, नॉट व्हेन द सेटलमेंट। इट इज ना, ये एक्यूरल कंसेप्ट, ये जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है ना और ये एक्यूरल कंसेप्ट है ना, सेम ही है। आप मान के चलो 100 क्या 99% सेम है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि भैया आप रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, पैसा आया या नहीं आया दैट इज इररिलेवेंट। मतलब अगर मैंने किसी को शर्ट बेचा 5,000 का, एक बंदे को शर्ट बेचा और उसने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए, अभी नहीं दिए, 27 मार्च को नहीं दिए, उसने मुझे 5 अप्रैल को दिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी सेल्स कब हुई है मुझे ये बताओ। पर मेरी सेल्स, मेरी डीलिंग 27 मार्च को हो गई है, तो मैं अकाउंट्स में 27 मार्च को रिकॉग्नाइज करूंगा, ना कि 5 अप्रैल को। मेरी बुक्स में ये सेल्स दिख जाएगी कि भाई साहब मैंने ये सेल्स 27 मार्च को की है 5,000 की। पैसे आया नहीं आए वो दूसरा खेल है,
पर मेरी सेल्स, मेरी इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी? मेरी इनकम रिकॉग्नाइज होगी 2023 के अंदर, मतलब 27 मार्च को रिकॉग्नाइज होगी। पैसे आए वो तो हिसाब हो रहा है, तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन वही बोलता है, रिवेन्यू इज कंसीडर्ड रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ट्रांसफर एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। ओके चलो यहां पे ये समझ में आया। फटाफट टेस्ट करें। रिलायबल लिमिटेड ने गुड्स बेचा 5 लाख का, जिसमें से कंपनी को 3 लाख रुपए कैश मिला। अरे मैंने सामान कितने का बेचा भाई पार्टी को? 5 लाख का, तो मैं 5 लाख रुपए रिकॉग्नाइज करूंगा। मुझे भले ही अभी 3 लाख मिले हो, 2 लाख बाद में मिलने वाले हो, पर मुझे तो मैं जो रिकॉग्नाइज करूंगा वो इस साल 5 लाख रुपए रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि मैंने बेचा कितना है? 5 लाख। अभी बाकी पैसा नहीं आया, आ जाएगा। पैसा कहां भागा जा रहा है? पैसा आ जाएगा। क्लियर है? चलो रिलायबल में सोल्ड गुड्स ऑफ 5 लाख आउट ऑफ द कंपनी 40,000। अरे भैया मैं तो 5 लाख, मैंने 5 लाख का माल बेचा, तो 5 लाख की रिकॉग्नाइज करूंगा रिवेन्यू। मुझे ये नहीं देखना कैश कितना आया, मैं रिवेन्यू 5 लाख का। वो हिसाब किताब अलग अकाउंट बन रहा है, कितना पैसा आना है उस पर्सन से वो अलग है। क्लियर है? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज नीचे आप मुझे आंसर बताना। ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो ये हो गया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। अब मैं बताऊंगा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, भाई मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट the expense for the accounting period match against the related revenue rather than the cash received or cash paid। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप जितना खर्चा कर, जितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो रिकॉग्नाइज करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये मैंने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, एक मैं बिल्डर हूं और मैंने 30 लाख मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं पूरी बिल्डिंग 30 लाख में कितने बनाऊंगा? 30 लाख बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा? 30 लाख में बनाऊंगा। और उसके 3 फ्लोर होंगे, 1, 2 और 3 फ्लोर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मुझे भाई साहब ने 30 लाख रुपए दे दिए। जिसका मैं घर बना रहा हूं उसने मुझे 30 लाख रुपए दे दिए। अब यहां पे मैं इस साल 30 लाख रुपए इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? सर आपको तो मिल गए ना 30 लाख रुपए, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया पूरी बिल्डिंग का 30 लाख रुपए का, आपको तो 30 लाख मिल गए, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गई। आप एकदम बात सही कह रहे हो कि मुझे 30 लाख रुपए मिल गए, बट मैं 30 लाख इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता? सिंपल सी बात है, देखो मुझे 30 लाख जरूर मिले हैं, पर मैंने इस साल काम कितना किया है? इस साल मैंने सिर्फ 2 फ्लोर ही बनाए हैं। तो इस साल मैंने कितने बनाए हैं? 2 फ्लोर बनाए हैं। तो मैं इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करूंगा? 30 लाख नहीं करूंगा, मैं 30 लाख को 2/3 20 लाख करूंगा। मतलब मेरी ये जो फ्लोर है, ये जो मैंने फ्लोर बनाया 1 2 3, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 30 लाख का है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट 10, मैंने इस साल मात्र 2 फ्लोर ही बनाए ना, तो भैया मैं 2 फ्लोर का ही इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा। इस साल मैंने काम ही 2 फ्लोर का किया, तो 2 फ्लोर करूंगा। पैसे एडवांस में आ गए उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने काम कितना किया उतने ही करूंगा। और यही बोलता है आपका मैचिंग कंसेप्ट, द रेवेन्यू मैच अकाउंट द रेवेन्यू कैश रिसीव ऑफ द कैश पेड, फर्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एंड देन द कॉस्ट इनकर। और इतने में जितनी भी मेरी कॉस्ट इनकर होगी वो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। ये बोलता है मेरा मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर है? तो इसी कारण के लिए मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग रिकॉग्नाइज करता हूं, रेंट आउटस्टैंडिंग रिकॉग्नाइज करता हूं कि मेरे यहां पे अगर एम्प्लॉय ने काम किया तो मुझे उसको सैलरी देनी है, भले ही मैंने सैलरी नहीं दी हो पर मैं खर्चा रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर है? चलो मिस्टर विनीत हैव कंप्लीटेड 1/4 ऑफ द कस्टमर ऑर्डर 2 लाख रुपए, उसमें से एक्सपेंस इंकर्ड अभी तक 35,000 रुपए हुआ। कैन यू टेल द रेवेन्यू? अब कितना रिकॉग्नाइज करोगे यार, एक बात बताओ। मेरा टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 लाख का था और अभी तक मेरे 35,000 एक्सपेंस हुआ और मैंने 1/4 कंप्लीट किया, तो 1/4 का मतलब होता है 50,000। तो जो मैं इस साल जो मैं अपनी बुक्स में रिवेन्यू दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा 50,000 रुपए। मैं कितना दिखाऊंगा? 50। अरे भाई पूरी बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो 2 लाख का है, मैंने अभी 1/4 ही कंप्लीट किया है, तो 1/4 ऑफ 2 लाख 50,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। मेरा खर्चा कितना हुआ? मेरा खर्चा हुआ 35,000 इस साल खर्चा हुआ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ
15,000 रुपए। क्लियर है, समझ में आया? मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000 रुपए। ओके, चलो यह समझ में आ गया। चलो, रिलायबल लिमिटेड हैज पेड 70,000 एडवांस रेंटल फॉर नेक्स्ट ईयर। या मुझे इस साल एडवांस रेंटल मिल गया। कैन वी रिकॉर्ड दिस? मुझे एक बंदे ने नहीं, हैज पेड एडवांस रेंटल। मैंने क्या किया, मैं इस घर में इस ऑफिस में काम करता हूं। मैंने लैंडलॉर्ड को सोचा हर महीने कौन पे करे, मैंने अगले साल का रेंट आज ही पे कर दिया। मैंने अगले साल का रेंट आज ही पे कर दिया। एक बात बताओ, अगले साल का रेंट आज पे कर दिया तो भैया मैं इस साल का खर्चा है क्या मेरा? नहीं, इस साल मैं जो इस साल यूज कर रहा हूं ना प्रॉपर्टी, इस साल का खर्चा इसी साल दिखाऊंगा। अगले साल भले ही मैंने एडवांस पे कर दिया हो तो मैं खर्चा नहीं दिखा सकता। देखो, सिंपल सी बात रखो, आप जितना पीरियड यूज करोगे उतना ही आप खर्चा दिखा सकते हो। आपने अगले साल का खर्चा आज दे दिया तो आप उसको आज रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप उसको अगले साल रिकॉग्नाइज करोगे। आप उसको अगले साल रिकॉग्नाइज करोगे। बात समझ में आई? आपने इस साल का खर्चा अगले साल का खर्चा आज ही पे कर दिया। अगले साल का जो रेंटल है 70,000 वो आज ही पे कर दिया। उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस साल खर्चा 70,000 रुपये अगले साल का नहीं दिखाओगे, इस साल सिर्फ और सिर्फ इसी साल का खर्चा दिखाओगे। हाँ, अगर आपने इस साल यूज किया है तो यहां का रेंटल दिखाओगे। अगले साल का खर्चा आपने भले ही पैसे दे दियो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, अकाउंट्स में पैसे देने और लेने का हिसाब नहीं है। अकाउंट्स में हिसाब करना है आपको कि भैया मैंने यूज कितना किया है। इस साल मैंने रेंटल यूज ही नहीं किया तो मैं खर्चा नहीं दिखाऊंगा। मैंने पे कर दिया, मैं कैश में दिखा दूंगा कि भाई साहब जी को मैंने पे कर दिया, मुझे फिर सर्विस लेनी है। पर मेरा खर्चा इस साल 70,000 रुपये बिल्कुल नहीं है। खर्चा मैं अगले साल दिखाऊंगा जब मैं यूज करूंगा। क्लियर है? चलो, ये भी हो गया मैचिंग। अब अपन लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, द वेरीफाइवेबल कंसेप्ट। वेरीफाइवेबल कंसेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कंसेप्ट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, इट शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन है दुनिया में, जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं आप अकाउंट में करोगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट तो रखो। मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख का तो भाई बिल तो लगाओ, पीछे बिल तो लगाओ। मैंने कोई फर्नीचर खरीदा 70,000 का तो भैया पीछे बिल तो लगाओ। तो यहां पे ये बोल रहा है कि आप जो भी खर्चा करो उसका बिल लगाओ। आप फ्लाइट पे गए 5,000 रुपए लग गए तो भाई साहब बिल तो लगाओ, हर चीज बिल। फिर ऑडिटर कैसे चेक करेगा? मैं हूं ऑडिटर, मैं आया कंपनी में, चलो बताओ कितना खर्चा हुआ फ्लाइट का। वो खर्चा हुआ होगा 5,000, उसने दिखा दिया 7,000, तो मैं ऑडिटर ऐसा ऑडिटर बोलूंगा भाई बिल दिखा। वो बोलेगा अरे फिर बिल तो 5,000 का ही है। तो मतलब मेरे दिमाग में आएगा भाई साहब ये तो कोई फ्रॉड कर रहा है। हाँ, अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर हर चीज का बिल तो नहीं मिलता है। मैं ऑटो में गया 200 रुपये, उसका तो नहीं बिल मिलेगा। देखो, हर चीज का बिल नहीं मिलेगा, पर जहां पे बिल मिलता है वो आपको वैसे करना है। ऑटो के खर्चे, छोटे मोटे जो खर्चे हैं जहां पे आपका बिल जनरेट नहीं होता, वो अपन रैंडम बेसिस पे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बड़े खर्चे या इंपॉर्टेंट खर्चे या जिसका बिल मिलता ही मिलता है, वो आपने स्टेशनरी खरीदी 1 लाख रुपए की तो भैया बिल तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं रैंडम मैंने 1 लाख की स्टेशनरी दुकान पे गया कैश दे दिया, बिल दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, या कोई पर्सनल बायस ही नहीं होता। अगर मैंने बिल दे दिया, अगर मैंने कोई रिकॉर्ड कर दिया, मुझे बिल आ गया, तो मतलब मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है। मतलब मैं 1 लाख का लैपटॉप है, मैंने 1 लाख पे मैंने खरीदा, रिकॉर्ड कर लिया, खत्म। इसमें कोई ऑडिटर ये नहीं बोलेगा आपने तो 2 लाख का खरीदा या आपने तो 20,000 का खरीदा। अरे बिल है, बिल से ही खरीदा, दैट्स इट। क्लियर है? चलो, तो डॉक्यूमेंट्री। मिस्टर सचिन परचेज वन फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹2 लाख विदाउट बिल, कैन ही रिकॉर्ड 2 लाख है बिजनेस एक्सपेंस? नहीं। अगर उसने कोई विदाउट बिल खरीदा है तो भैया वो ऑफिस में रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? बिल तो चाहिए। अगर बिल के अगर अगेंस्ट नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हमें उसको एज अ फ्रॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भाई उसने कोई और खर्चा कर लिया, बिल दिखाओ तभी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे करना, मुझे बताना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2।
अब ये हो गया वेरीफाइबल। यहां पे मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट तो बता दिया। अब मैं आता हूं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो ये तीन मेजर कन्वेंशन है, द कंजर्वेटिव, द मेटेलिटी एंड द फुल डिस्क्लोजर, तीन मेजर कन्वेंशन है। पर एक अपन डिफरेंस तो जान ले, पर पहले अपन अकाउंटिंग कन्वेंशन में आ जाते हैं। दीज आर द कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज एडोप्टेड एदर बाय द जनरल एग्रीमेंट और द कॉमन कंसेंट अमॉन्ग द अकाउंटेंट। होता क्या है, बहुत सारे रूल्स मतलब एज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है बनाते हैं। अभी जैसे एआई आ रहा है तो एआई पे अलग गवर्नमेंट रूल्स बना रही है कि कैसे अपन को इसको रिकॉग्नाइज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, इंटरनेट आया, टीवी आया, एआई आया, अलग अलग जीएसटी आया, तो रूल्स बनाते रहते हैं। तो ये कस्टम रूल्स हम हर साल बनाते रहते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। दे आर कस्टम और जनरली एडोप्टेड। नॉर्मली ये सभी ये एडोप्ट कर रहे हैं तो ये भी मैं एडोप्ट करूंगा। और अगर आपको अकाउंट बेस्ट बनाना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अकाउंटिंग एजम्पशंस तो ये होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन ये होते हैं। अगर आपको अकाउंट परफेक्ट बनाना है, आपको बताना है लोगों को, जैसे आप एग्जाम देते हो तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हो ना, तभी तो यार अच्छा लगता है। सेम वे अगर आपको अकाउंट परफेक्ट बनाना है तो आपको ये तीनों भी फॉलो करने चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड है, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कि फॉलो करना ही करना है, नहीं, बट इट इज जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है ना। तो यहां पे एक बार मैं आपको फटाफट दो बताता हूं। इट इज अ लीगल एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होता है वो लीगल होता है, ये गाइडलाइन है, अभी कोई लीगल नहीं है। आपको हमने बता दिया ऐसे करो। अभी ऐसे कोई ये तो नहीं आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो लिखना है, वो है, पर आप उसको राइटिंग अच्छी लिखो खराब लिखो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे वो जो राइटिंग आप अच्छी और खराब लिख रहे हो ना, वो अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गया। इट इज बेसिक कंसेप्ट। और ये जो नॉर्मली जब मैं ये कब प्रिपेयर करता हूँ, जब आप आगे बढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होगे, तब आप इसको बनाओगे। क्लियर है? नो, इसमें कोई पर्सनल जजमेंट ही नहीं है। रूल्स दिए हुए, कंजर्वेटिव जो ये अपना द कंसिस्टेंस रूल दिया हुआ है, मैचिंग कंसेप्ट दिया हुआ है, ड्यूल एस्पेक्ट दिया हुआ है, पर यहाँ पे पर्सनल जजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अभी आपको बताऊंगा पर्सनल जजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इट इज यूनिफॉर्म, सारे एंटरप्राइज फॉलो करते हैं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। हर एंटरप्राइज अलग अलग तरीके से फॉलो करती है। तो क्या रूल है मैं आपको बताता हूं। देखो, तीन मेजर है, द कंजर्वेटिव, द फुल डिस्क्लोजर एंड द मेटेलिटी। पहले अपन स्टूडेंट, ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट जिसको मैं प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता हूं, ये है क्या? देखो, ये जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट है, प्रूडेंट कंसेप्ट है ना, ये अकाउंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बहुत जगह अकाउंट्स में इसकी प्रैक्टिकलिटी एप्लीकेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रिंसिपल बोलता क्या है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, यू शुड रिकॉग्नाइज ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। मतलब आपके जब आप अकाउंट बना रहे हो और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, जिसकी कंडीशन आज ही मीट हो गई है, तो फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही रिकॉग्नाइज कर डालो। बट अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है, तो आप फ्यूचर का वेट करो, प्रॉफिट अभी रिकॉग्नाइज मत करो। मतलब एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज करो, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करो। सर इसका मतलब समझाओ ना। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। देयर आर टू पर्सन, दो पर्सन है, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। अब ए जो बच्चा है, उसको पापा मम्मी पूरे साल बाद पूछते हैं, बताओ बच्चों तेरे अकाउंट में कितने आएंगे। ए ने पूरे साल गाना गाया कि मेरे 95% आएंगे, पूरे साल। जनवरी में पूछा कितने आएंगे, 95। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे साल 95% गाना गाता रहा कि मेरे तो अकाउंट में 95 आएंगे। ओके, पर जब एक्चुअल में उसके परसेंटेज पता कितने आए, 90% आए। क्या है, 90%। तो अब आप एक सोचो, उसके पापा मम्मी खुश होंगे दुखी होंगे? अरे 90% अच्छे मार्क्स हैं, बट उनके पापा मम्मी सोचेंगे यार पूरे साल तो तू गाना गाता रहा 95 पर तेरे आए तो 90 है। तो यहां पे उसने एक्सपेक्टेशन जो है ना मिस्टर ए ने, वो हाई सेट कर ली। उसने एक्सपेक्टेशन सेट कर ली, भाई साहब मेरे तो 95% ही आने वाले हैं पूरे साल। उसने हाई बेंचमार्क सेट कर दिया और आए 90, तो उसने अंडर डिलीवर किया।
यहां पे दूसरा एक बच्चा है, उसको पूरे साल पूछा तेरे कितने आएंगे बता पूरे साल, उसने कहा मेरे 80% मेरे अकाउंट में आराम से आ जाएंगे, पूरे साल 80 गाता रहा। और भाई साहब उसके भी रियल में 90% मार्क्स आए। तो इसके पापा मम्मी का आप रिएक्शन सोचो, पूरे साल 80 बोलता गया, आए 90, वेरी गुड, शाबाश, क्या चाहिए तेरे को। तो यहां पे आपकी बात समझ में आई, यहां पे उसने एक्सपेक्टेशन हाई सेट कर ली और यहां पे उसने अंडर डिलीवर किया, और यहां पे उसने एक्सपेक्टेशन नॉर्मल सेट की और उसने ओवर डिलीवर किया। तो अकाउंट भी यही बोलता है, लॉ भी यही बोलता है कि आप अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो आप फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही अपने एक्सपेक्टेशन डाउन कर लो और आज ही वो लॉस रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैंने एक राहुल को पेन बेचा 1 लाख रुपए का। क्या बेचा? 1 लाख रुपए का। सपोज करो मैंने पेन बेचा 28 मार्च 2024 को। कब बेचा? 28 मार्च। मैंने राहुल को कहा तू पेमेंट कब देगा? राहुल ने कहा मैं पेमेंट 3 महीने बाद दूंगा। कितना दूंगा? 3 महीने बाद दूंगा, जून जुलाई में देगा। ओके, अब मैंने राहुल को सामान बेचा 1 लाख का, मुझे उससे 1 लाख रुपए लेने हैं। तो मेरी बैलेंस शीट में भाई साहब राहुल 1 लाख रुपए आ रहा होगा कि भैया मैंने राहुल को पेन बेचा है, मुझे राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे मुझे राहुल से कितने रुपए लेने हैं? 1 लाख रुपए लेने हैं। ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट आ जाता है क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा है। ओके, पर ये बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च 2024 को, लेट्स सपोज। अब हुआ क्या, 2 दिन बाद मुझे मालूम चल गया, अरे यार राहुल तो डूब गया, बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ पैसे नहीं है उसके पास, ठन ठन गोपाल। मतलब राहुल सब कुछ इंडिया में जितनी भी जो चीजें थी छोड़ के दुबई भाग गया, अमेरिका भाग गया। मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहां भाग गया? बाहर भाग गया। अब मुझे पैसे कब आने थे? मुझे पैसे तो जून जुलाई में आने थे, 3 महीने बाद आने थे, पर मुझे तो मार्च के अंदर 31 मार्च को ही मालूम चल गया, अरे भाई साहब वो पैसे डूब गए। मुझे मालूम चल गया कि अब मैं कितना भी जोर जबरदस्ती कर लूं, लॉयर लगा दूं, वकील कर लूं, कोर्ट कचहरी में चले जाऊं, मैं पैसे रिकवर नहीं कर सकता। भाग गया वो मेरे पैसे लेके, फुर्र हो गया। तो अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए मुझे राहुल से 3 महीने बाद आने हैं, तो अब मेरा पैसा तो डूब गया। मुझे आज मालूम चल गया कि वो 3 महीने बाद नहीं आने वाले, तो क्या मैं 3 महीने का वेट करूं कि जब 3 महीने बीतेंगे तो मैं लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा? नहीं, अकाउंट बोलता है आपको लग रहा है ना कि नहीं आने वाले, कंफर्म हो गया ना? हाँ सर कंफर्म हो गया, भाग गया वो, पैसे नहीं आएंगे। तो फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे वो राहुल को आप दिखाओ, जीरो दिखाओ। क्यों जीरो दिखाओ? कुछ पैसे नहीं आने वाले ना, तो क्यों बैलेंस शीट में बिना फालतू शो ऑफ करते हो कि राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं? आपको पता है 31 मार्च को 1 रुपए उससे नहीं आने वाला, तो आप क्या करोगे? राहुल को जीरो शो करो, और जो भी आपका लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दो, टू बैड डेट। क्या दिखा दो? टू बैड डेट। आपको मतलब समझ में आया या नहीं आया? मतलब फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही आपको मालूम चल गया ना तो आज ही दिखा दो। फ्यूचर में जब होगा तब अपन देखेंगे, पर आज हमें मालूम चल गया राहुल पैसे नहीं देने वाला 3 महीने बाद, आज मालूम चल गया, आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस। बट सर 1 मिनट, ये आपने क्यों लिखा एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत करो? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने मयंक को सामान बेचा, सपोज करो 1 लाख रुपए का, सेम एग्जांपल, पर मैंने मयंक को सामान बेचा क्या कहते हैं 1 लाख का। अब मुझे पता चल गया कि यार मयंक है ना, अगर मेरा सामान अच्छी क्वालिटी का होगा ना, मुझे मयंक से पैसे लेने हैं। मैंने 1 लाख का सामान बेचा, मुझे मयंक से पैसे लेने हैं, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर भाई साहब जो एसेट के अंदर मयंक आ रहा होगा 1 लाख रुपए, क्योंकि मुझे उससे 1 लाख रुपए रोकड़ा लेना है, पैसा लेना है। अब पर मुझे मालूम चला मार्केट के अंदर मयंक बड़ा दिलदार आदमी है, मतलब अगर उसको मेरा क्वालिटी पसंद आया ना तो वो 1 लाख नहीं देगा, वो फ्यूचर में मुझे 1,20,000 देगा। मतलब मुझे अब लग रहा है कि मेरी क्वालिटी तो A1 है, कस्टमर खुश है, और वो फ्यूचर में मुझसे 1 लाख नहीं देगा, 1,20,000 देगा। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर आप अपनी बैलेंस शीट में 1,20,000 दिखाओ ना।
आपको लग रहा है ना 1,20,000 मयंक देगा तो 1,20,000 दिखाओ, नहीं, यही तो लॉ बोलता है। आप ओवर एस्टिमेट मत करो। आपको मयंक से 1,00,000 आने, हाँ फ्यूचर में आपको लग रहा है 1,20,000 आने वाले, 20,000 एक्स्ट्रा आने वाले हैं, खुश हो गया, कुछ भी हो गया, पर आप जो फ्यूचर की जो प्रॉफिट है वो आज रिकॉग्नाइज मत करो, वो जब देगा तब रिकॉग्नाइज करो। फ्यूचर का प्रॉफिट अभी रिकॉग्नाइज मत करो। ओनली रीजन इसका कंडीशन इसलिए गवर्नमेंट ने सेट की है। यार एक बात बताओ, ऐसे तो अगर मान लो मैं दिखाने लग गया मुझे मयंक से 1,20,000 आने वाले हैं तो 20,000 का प्रॉफिट दिखा दूंगा। अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा मेरी कंपनी मस्त प्रॉफिट में है और आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर लोगे, और पैसा इन्वेस्ट करोगे और फ्यूचर में मयंक ने पैसे नहीं दिए तो आपका पैसा नुकसान हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट यही बोलती है कि भैया प्रॉफिट जितना एक्चुअल है वो दिखाओ, ओवर डिलीवर मतलब ओवर प्रॉफिट मत दिखाओ। हाँ लॉसेस अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में हो गया तो रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि कौन कंपनी चाहेगी अपने इन्वेस्टर्स को लॉस दिखाना, तो वो कम से कम लॉस दिखाएगी, पर अगर लग रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस दिखाना है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नहीं दिखाना। अकाउंट्स में जो उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी आती है वो आती है अपन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के अंदर। सपोज करो मैं सीडी बनाता हूं, क्या बनाता हूं? सीडी, डीवीडी बनाता हूं, डीवीडी। वो डीवीडी मेरी जो लागत है, जो मेरी कॉस्ट है बनाने की, वो भैया मात्र 6 रुपए है। 6 रुपए में मैं डीवीडी बनाता हूं, मेरा खर्चा है, खर्चा बनाने खर्चा। मार्केट में 10 का बेचता हूं, 20 का बेचता हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खर्चा 6 रुपए का है। फिर मुझे मालूम चला यार ये जो डीवीडी आजकल कोई नहीं खरीद रहा, पेन ड्राइव खरीद रहे हैं लोग गूगल ड्राइव में जा रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, मेरे एंगल से सोचो, मेरे को ये जो डीवीडी बनाने में 6 रुपए लगे, और मेरी दुकान पे अभी 1000 सीडी पड़ी हुई है। मेरी दुकान पे 1000 सीडी पड़ी हुई है जो अभी तक बिकी नहीं है, जो मैंने 6 रुपए में बनाई है। अब जब मुझे कोई ऑडिटर पूछेगा बताओ कितने का सामान आपके दुकान पे पड़ा हुआ है, तो मुझे मालूम चला, देखो मैंने लागत जो मेरी कॉस्ट है वो सीडी बनाने की 6 रुपए है, पर मुझे मालूम चला कि भैया अब मेरी कोई सीडी खरीदने वाला नहीं है, और अगर मुझे इसको सीडी को मार्केट में बेचना है तो मुझे 5 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा 5 रुपए ज्यादा है। आपने बनाई 6 रुपए में और वो बिक रही है फ्यूचर में 5 रुपए में, आपको मालूम चल गया, मार्केट ट्रेंड मालूम है कि भैया 5 रुपए ज्यादा कोई देने वाला ही नहीं है, डूब गया बिजनेस। तो अब आप जब ऑडिटर पूछेगा कि आपके पास कितनी सीडी है, 1000 सीडी है, उसकी वैल्यू क्या है, तो आप जो उसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी बताओगे? 1000 सीडी है, आपकी लागत कितनी है? 6 रुपए, पर आपको फ्यूचर में बिकने कितने वाला है? 5 रुपए। तो आप फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। आप उसकी वैल्यू 6 रुपए नहीं बता के 5 रुपए बनाओगे कि भैया मेरे पास जो सामान पड़ा हुआ 5,000 का है। मतलब कॉस्ट तो आपकी 6 रुपए है, मार्केट प्राइस 5 रुपए है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, आप 5 रुपए दिखा दोगे। फ्यूचर में लॉस होने वाला है ना तो आज ही दिखा दो, 5 रुपए में बिकने वाली तो 1 रुपए का लॉस हो गया, तो टोटल आपकी जो सीडी की वैल्यू है वो 5,000 दिखाओगे, ना कि 6,000। क्लियर है? दूसरा सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। सपोज करो ये जो सीडी की वैल्यू फ्यूचर में 8 रुपए में बिक रही है। कितने में बिक रही है? मार्केट में 8 रुपए में। तो अब कोई अगर ऑडिटर पूछेगा कि बताओ आपकी सीडी की वैल्यू कितनी है, तो देखो मेरे पास 1000 सीडी है, मेरी लागत कितनी है बनाने की? 6 रुपए, फ्यूचर में 8 में बिक रही है। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज करोगे। आपका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बन रहा था 2 रुपए, वो नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, आप तो 6 रुपए पे दिखाओगे। आप उसको 8 रुपए पे नहीं दिखा के 6 रुपए पे दिखाओगे। क्यों? मेरी लागत 6 रुपए की है, फ्यूचर में 8 में बिक रहा है। फ्यूचर का देखेंगे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट अभी मैं 2 रुपए में 6 रुपए पे दिखाऊंगा, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इसको मैं प्रूडेंट कंसेप्ट बोलता हूं, पर इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशन है, इससे मैं ओवरस्टेट कर लेता हूं लायबिलिटीज और लॉसेस। यार एक बात बताओ, मुझे लग रहा है कि राहुल पैसे नहीं देगा, मुझे लग रहा है राहुल पैसे नहीं देगा। अरे यार हो सकता है ना वो चलो दुबई भाग गया छोड़ के, अमेरिका भाग गया, हो सकता है 3 महीने बाद वो पैसे दे दे, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। तो यहां पे मैंने पहले से ही लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लिया मैंने लॉस। पर लॉस तो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था ना, करना मैंने किया जरूर, क्योंकि मुझे लॉ बोलता है कि अगर आपको लग रहा है कर लो, पर हो सकता है फ्यूचर में नहीं हो। अरे यार आपको लग रहा है कि परसों बारिश आएगी तो मैं भैया अपने सारे काम बंद कर लेता हूं,
पर हो सकता है ना बारिश नहीं आए और आप काम वो कर सको। तो यहाँ पे वही सिस्टम है, कभी कभी हम जब ये प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो हमारा एक सीक्रेट रिजर्व बन जाता है और हमें क्या होता है, ओवरस्टेट लायबिलिटी हो जाती है और एक हमारा सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख तो मैं आपको ये प्रोविजन के चक्कर में मेरा प्रॉफिट 8 लाख ही रह जाएगा, इसलिए मैं इससे मेरा ओवरस्टेट लायबिलिटी होती है, लॉसेस होते हैं एंड क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व होता है और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कम मेरा पिक्चर शो करता है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन करें। कंपनी के पास स्टॉक है 31 मार्च को 50,000 का कॉस्ट है, लागत है, उसकी मार्केट वैल्यू 45, मेरा बनाने का खर्चा 50, मार्केट में 45 का बिक रहा है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे मेजर करूंगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। फ्यूचर में लॉस होने वाला ना 5,000, तो आज ही दिखा दूंगा 5,000 का लॉस और मैं अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 45 में दिखाऊंगा। बनाया मैंने 50 में है, बिकेगा तो 45 में ना, तो 45 में मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो दूसरा पॉइंट, मेरी लागत है 50 और फ्यूचर में बिकने वाला है 60, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं अपने 50 में दिखाऊंगा। या तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में दिखाऊंगा, मैं कभी भी हायर में नहीं दिखाऊंगा। क्लियर है? फ्यूचर का प्रॉफिट अभी नहीं दिखाऊंगा। क्लियर है? चलो थर्ड वाला आपका होमवर्क है, मुझे बताना कि क्या होगा इसके अंदर। ओके, चलो थर्ड और फोर्थ आपका लिए होमवर्क है, देख लिया आपने? चलो ओके, चलो अब मैंने आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा द कंसेप्ट ऑफ द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो बच्चों ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या होता है? एज पर द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, all the significant information relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed। मतलब जब आप कोई एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो या जब आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आप अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो, इन्वेस्टर को दे सकते हो, आपको वो सब बतानी चाहिए। मतलब अगर आपने सपोज करो लैपटॉप खरीदा 1 लाख का 10 लाख का लैपटॉप खरीदा, आपको वो दिखानी पड़ेगी। आपने बिल्डिंग खरीदी 20, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। आपने फर्नीचर खरीदा, वो दिखाना पड़ेगा। आपके कंपनी में कोई लीगल केस चल रहा है, मतलब इनकम टैक्स वालों ने मेरे पे केस किया हुआ है और वो मुझसे 10 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं टैक्स की। इनकम टैक्स वालों ने मेरे पे केस ठोक दिया कि भैया आपका 10 करोड़ का टैक्स ड्यू है और मेरे हिसाब से 10 करोड़ का टैक्स बनता ही नहीं है, मेरे हिसाब से 2 करोड़ का बनता है। बट मुझे अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि भाई साहब कि मेरे पास कोई लीगल केस हुआ है, कोई केस किसी ने किया हुआ है इनकम टैक्स वालों ने 10 करोड़ का। सर क्यों बताना है आपको देना तो नहीं, आपको तो 2 करोड़ देना है। बताना इसलिए है क्योंकि अगर आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास 10 करोड़ का केस आया। हो सकता है कि वो मैं केस जीत जाऊं, हो सकता है मैं केस हार जाऊं। दोनों केस के अंदर आई वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ, जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, मेरे शेयर होल्डर, मेरे इन्वेस्टर, कॉमन पब्लिक, उनको मालूम होना चाहिए कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है। तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन अपने पब्लिक को बतानी है, अपने शेयर होल्डर्स को बतानी है। वेदर इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट डिपेंड अपॉन द मैटेरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अभी मैं इस पॉइंट पे डील करूंगा। चलो, डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट डज नॉट मीन द लूजिंग द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस। आपका ये मतलब नहीं कि आपने बोल दिया पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि सब कुछ अपने शेयर होल्डर्स को बताओ, तो आप अपने सीक्रेट्स भी बता दो कंपनी के। नहीं, कंपनी के सीक्रेट्स जरूरी नहीं बनाओ। जैसे कोई एक कंपनी, एक कोला कंपनी है, वो कोला बनाती कैसे, उसका जो फॉर्मूला है वो सीक्रेट है। एक बात बताओ, वो फॉर्मूला अगर मैं सीक्रेट किसी और अपने कॉम्पिटिटर को बता दूं तो वो भी सेम बनाने लग जाएगा, तो मेरी एडवांटेज क्या रहेगा मार्केट में। तो लॉ ने बोला देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये जो सीक्रेट है, आपका जो प्रोडक्ट कैसे बनता है या आप एम्प्लॉय को कैसे कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे कैसे काम कराते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बताने से मेरी इंपॉर्टेंस मार्केट में कम हो जाएगी, मतलब लोग मेरे को कॉपी करके आगे बढ़ जाएंगे, तो वो आप छुपा सकते हो, ठीक है ना। पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकते। ऐसा मतलब नहीं कि फुल डिस्क्लोजर मतलब सब कुछ बताना है, बताना सब कुछ है, पर अगर आपको लग रहा है कि ये सीक्रेट रखना सही है, फाइनेंशियल सीक्रेट नहीं,
कुछ फॉर्मूला हो गया, कुछ पेटेंट का जो सीक्रेट्स हो गया, ये क्या फॉर्मूला है, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट मैं कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाता हूं। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? मेरे पास इनकम टैक्स वालों ने केस किया हुआ 10 करोड़ का, मैं बोलता हूं 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो भैया 8 करोड़ का फर्क आ रहा है ना, तो मैं अपनी बैलेंस शीट के नीचे दिखाऊंगा कि मेरे पास इनकम टैक्स वालों ने मेरे पे केस किया हुआ 10 करोड़ का। हो सकता है मैं जीत जाऊं, हो सकता है मैं हार जाऊं, दोनों केस में आप प्रिपेयर रहो। क्लियर है? तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। फटाफट टेस्ट करेंगे। ड्यू टू दिस कंसेप्ट वेरियस फैक्ट व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर शोन बाय द वे ऑफ फुटनोट। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर में कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जो हम ऊपर नहीं दिखा सकते बैलेंस शीट में, पर नीचे दिखानी पड़ेगी, जैसे कि इनकम टैक्स का केस मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। अब मैं आ गया हूं द वेरी लास्ट कंसेप्ट, द मैटेरियलिटी कंसेप्ट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि आपको सब कुछ अपने शेयर होल्डर्स को बताना है, पर भाई साहब मैटेरियलिटी से कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। क्या बता रहा है? आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंस और इररिलेवेंट टू इवन नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, दीज आइटम आर जनरली मर्ज विद अदर आइटम। सर समझा दो। आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखोगे, अब रिलायंस वाले अगर अपनी बैलेंस शीट में ये बताएं कि मैंने पूरे साल में 1000 पेन खरीदे, 2000 रबर खरीदे, 3000 मैंने स्टेपलर खरीदा, पिन खरीदी, 5000 में ये रेस्टोरेंट में गया, ये मैंने एम्प्लॉय को यहाँ पे खाना खिलाया, वड़ा पाव खिलाया, डोसा खिलाया, इडली खिलाई। आप बोलोगे यार ये क्या बता रहा है यार, रिलायंस इंडस्ट्री क्या बता रहा है? आप बोलोगे मुझे तो मोटा मोटी फिगर बताओ, पूरे साल आपका स्टेशनरी में खर्चा कितना हुआ? तो अब रिलायंस इंडस्ट्री बोलेगी हाँ पूरे साल मेरे स्टेशनरी में खर्चा एग्जाम्पल के लिए 2 करोड़ रुपए हुआ, 2 करोड़ रुपए हुआ। आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं कि 2 करोड़ रुपए स्टेशनरी में आप पेन लाए, पेपर लाए, रबर लाए, इंक लाए, उससे मतलब नहीं है। आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी है। आपकी रिपोर्ट कार्ड जो होती है वो आती है, आपके पापा मम्मी को किस में इंटरेस्ट है? अकाउंट्स में मार्क्स कितने आए? 95 है, 97 आया, 90 आया, 80 आए, जितने भी आए, उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपने ये पॉइंट गलत कर दिया, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल मार्क्स में इंटरेस्ट है कि भैया आपने अकाउंट्स में इतना मार्क्स आया, मैथ्स में इतना मार्क्स आया। तो यहां पे भी आपको, जब आपको फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है, ये एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का, तो आपको सब इंफॉर्मेशन तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैटेरियलिटी का ध्यान रखो। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन मेरे शेयर होल्डर्स के लिए मटेरियल है या नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझे लोगों को बताना है 1000 पेन मैंने खरीदे तो बताओ, पर अगर आपको लग रहा है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है मैंने 1000, उनको इंटरेस्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 2 करोड़ खर्चे हुए, उनको ये इंटरेस्ट नहीं है प्रिंटिंग स्टेशनरी में पेन कितना, पेपर कितना, तो आप बता दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 करोड़ रुपए का मेरा खर्चा हुआ शेयर होल्डर्स को, जब आप एनुअल रिपोर्ट बनाते हो। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर मेरे पास कोई इनकम टैक्स, मेरी सेल्स है 10 करोड़ की और इनकम टैक्स वालों ने मुझे मेरे पे केस ठोका हुआ है 50,000 का, मुझे वो बताना पड़ेगा, क्योंकि यार ये मटेरियल है, मटेरियल है। आपको मालूम होना चाहिए कि यार मेरे पास कोई इनकम टैक्स का कोई केस आया हुआ है, क्या वो छोटे अमाउंट का, तो वो बताना पड़ेगा। पर मुझे ये जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है ना, ये स्टेशनरी, रेस्टोरेंट में क्या खाया, कितने रेस्टोरेंट में गए, नहीं, टोटल फ्लाइट का खर्चा, टोटल 5 करोड़ का खर्चा, तो ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि वो दिल्ली से जयपुर गया, मुंबई गया, ये इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये ट्रैवलिंग के साथ अगर कोई कंपनी आपको ऐसे दिखाए, मैंने पूरे एनुअल रिपोर्ट में बात कर रहा हूँ, ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट में कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये 550, 452, अरे बोलेगा यार ये सब छोड़ो ना यार, हटा सामान की घटा, इसको हटाओ और इसको कट करके मुझे बताओ टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस पूरे साल में कितना हुआ, तो बताएगा 4100। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, 550, ये आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट इज एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, एंड व्हेन आइटम बिकम मटेरियल तब कंसिडर होगा जब उसकी इंफॉर्मेशन से आपका डिसीजन अफेक्ट होगा। अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं कि मेरे पास इनकम टैक्स का केस है 50,000 का, तो अगर उससे आपको फर्क पड़ता है तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा एज पर द मैटेरियलिटी कंसेप्ट। क्लियर है? चलो, कंपनी परचेज स्मॉल ब्लूटूथ स्पीकर 750। एक बात बताओ, मेरी कंपनी की सेल्स है 10 करोड़, मैंने एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर लिया 750, क्या मैं इसको एसेट दिखाऊं? अरे नहीं यार, जाओ यार, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
उसको इफेक्ट नहीं दिखाऊंगा। 750 का ब्लूटूथ स्पीकर यार, कहां 10 करोड़ की सेल में 750 रुपए आ गया। रिलायंस इंडस्ट्री की बजट देखोगे तो अगर उसमें लिखा होगा मैंने स्पीकर खरीदा 750 रुपए का इफेक्ट में, अरे बोलेगा ये थोड़ी इंटरेस्ट है, हमें तो ये था आपका लैंड कितने का है, 5 करोड़ का, ये इंटरेस्ट है, बिल्डिंग कितने की है, 10 करोड़ की, ये इंटरेस्ट है। ये 750 में नहीं, ये इंटरेस्ट हमें बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? व्हेन कंपनी ओके इग्नोर, हम कभी इग्नोर करते हैं पैसा। हमने 75.220 पैसे में कुछ खरीदा तो हमने 75 पे रिकॉर्ड किया, पैसे को इग्नोर हमने किया। क्लियर है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरी अगर सेल्स 1 लाख की है, मैंने घड़ी खरीदी 5000 की, तो वो बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। घड़ी 5000 का बड़ा अमाउंट है, मैं एफेक्ट में दिखाऊंगा। बट अगर मेरी सेल्स है 10 करोड़ की, तो 5000 की घड़ी क्या चीज है उसको मैं एफेक्ट नहीं एक्सपेंस में दिखाऊंगा। और यही कंसेप्ट होता है द मेटेरियलिटी कंसेप्ट। क्लियर है? समझ में आया? तो फटाफट क्विक रिकैप करते हैं फटाफट। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड, मैन मेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड यहां पे टोटल 14 प्रिंसिपल होते हैं। 3 फंडामेंटल सब कंपनी फॉलो करती है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेल। और ये जो 8 है ये भी सब कंपनी फॉलो करती है, पर इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, एज्यूम करेंगे सब कंपनी फॉलो करती है। और अकाउंटिंग कन्वेक्शन डेफिनेटली लॉ बढ़ता है, तो ये अपना करते हैं कंजर्वेटिव मेटेरियलिटी एंड द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया आपको? चलो अगर ये समझ में आ गया तो चलो एक लेक्चर को लाइक करना मत भूलना। आप लाइक करते हो तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को अच्छा लगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मेरे लिए मोटिवेशन क्या है? आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब बटन, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो यस, आपका कमेंट जरूर करना लेक्चर कैसा लगा, ऐसे ही मैं लाता रहूंगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, लेक्चर अच्छा लगा। मेरा जो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट सुपर थैंक्स के थ्रू, यू कैन गो टेलीग्राम चैनल है आपका, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे ज्वाइन करो, लिंक सब दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं नोट शेयर करूंगा टाइम टू टाइम पे। एंड यस, accountfunder.com पे जाओ, हजारों बच्चों ने वहां पे कोर्स लिया हुआ है। 11th और 12th का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। 11th का 160 आवर 400 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड पे। 12th का 240 घंटे 1000 क्वेश्चन, सारे मैंने ड्राफ्ट किए हुए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे सॉल्व कराए हैं बहुत सारे बच्चों के। लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर 100% मार्क बहुत सारे बच्चों के आए हैं, तो आप ये प्लीज वहां पे जाके देख लीजिए। कोर्स पहले से अवेलेबल है एंड वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस, और EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।